आगे बढ़ाया और 4 पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की। वो 4 पीठ जो है, जैसा कि आप जानते ही हैं, अगला कड़ी में जो बात करें तो देखिए उनका जो दर्शन है अद्वैतवाद, उनके लिए एक कहानी है, माइथोलॉजी है और रियलिटी भी है। जब वो बहुत ही बच्चे थे, नाबालिग थे, शिशु थे, ऐसे समझ लीजिए, तो उनकी माँ ने कहा कि जा पड़ोस के आंगन में पड़ोसी से आग थोड़ा लेके आओ ताकि अपना चूल्हा भी जलाएं। ऐसी कहानी है। तो उन्होंने, नंगे थे, बच्चे थे, तो न्यूट थे और चले गए और उन्होंने कहा कि आग दे दीजिए। बोला बर्तन तो लाए नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी राख उठा ली और अपने हाथ पर डाल लिए और फिर यह हाथ बढ़ा दिए पड़ोसी के सामने और उन्होंने आग का शोला, अग्नि का शोला उनके हाथ पे डाल दिया राख के ऊपर। क्या बात है, उस छोटी सी उम्र में समझिए। तो ये थे आदि शंकराचार्य। और दूसरी बात, इनको वैराग्य हो गया, जीवन से वैरागी हो गए। बार बार वो घर छोड़ करके बाहर जाना चाहते थे पर माँ रोक लेती थी। पर जब देखा कि इनकी उत्कंठा बहुत ज़्यादा है, तब माँ ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। तब माँ की आज्ञा से वैराग्य लिए और घर का त्याग किया, गृह त्याग। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उनकी माँ का डेथ हो गया। तो डेथ हो गया तो वो आए, डेड बॉडी को देखा, पर कुछ ऐसी बातें थी सोशियली कि उनके परिवार को किसी ने साथ नहीं दिया, गांव के लोग। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ की लाश को टुकड़े टुकड़े में काटा और फिर गेटरी बनाकर पीठ पर लादकर शमशान गए और जलाया। यानी माया अलग चीज़ है, रियलिटी अलग चीज़ है। ये मायने हैं, याद रखिएगा। ये हैं आपके आदि शंकराचार्य। ये सब हमारे बड़े विद्वान हैं, उनकी शिक्षा अपरंपार है। पर चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो आज बर्थडे है आदि शंकराचार्य जगत गुरु का। दूसरा, बर्थ ऑफ बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर विलेज, आरा, बिहार। ये क्वेश्चन खूब आता है। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म आज है। आज जनरली बिहार सरकार छुट्टी रखती है, हॉलीडे रखती है। अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता सेनानी थे। बुजुर्ग थे, 80 ईयर्स ओल्ड थे, फिर भी वो लड़े, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आरा से थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे। अभी इस बार बीपीएससी के एग्जाम में उनको जो शो किया तो कह दिया पटना, तो आरा की जगह पटना ऑप्शन दे दिया, तो बवाल हो गया था। पर कोई बात नहीं, हिसाब से काम करेगा। आरा, बाबू वीर कुंवर सिंह लड़े, पर उनके हाथ में गोली लगी और उन्होंने हाथ काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया। लड़े, फिर भी बीमार रहे और डेथ कर गए। तब उनके अनुज, छोटे भाई, यंगर ब्रदर अमर सिंह ने कंटिन्यू किया। विलियम टेलर फाइनली वहाँ जीत हासिल किया और रीएस्टैब्लिश्ड कर लिया ब्रिटिश हुकूमत को, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को। लेट इट गो। अब हम बात करें तो ध्यान दें, अब जो नेक्स्ट बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। ये तो हो गया किसका बर्थडे आज है, जाने दीजिए। अब हम सीधे उस मुकाम पर आए जो मैंने कहा था आपसे। हम साउथ वेस्ट मॉनसून पढ़ने जा रहे हैं। ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून।
रिमेंबर, साउथ वेस्ट मानसून का क्या इंपॉर्टेंस है तो समझिए, भारत जो है उसका जो लोकेशन बनता है वर्ल्ड के ग्लोब पर, देखिए ग्लोब तो मेरे पास है पर लाइटिंग की वजह से वो कुछ क्लियर विजन नहीं देगा। अगर हम ग्लोब को आपके सामने लाते हैं तो मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर नहीं होगा, इग्नोर करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, टॉपिक साउथ वेस्ट मॉनसून, हिंदी में कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पवन। चलिए, टॉपिक क्लियर है, साउथ वेस्ट मॉनसून। वर्बली इस पर बात करेंगे, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हुआ और ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हुआ। यह टॉपिक दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेट करता है, साउथ ईस्ट एशिया से। यह टॉपिक क्लाइमेट का एक हिस्सा है। क्लाइमेट यानी जलवायु, तो जलवायु का एक हिस्सा है। यह टॉपिक जलवायु के तहत आएगा और इसे आप NCERT क्लास 10 ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में भी मौजूद है। 10-12 पन्नों में है, पिक्चराइजेशन मैप के साथ है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने पहले ही कहा कि हम आपको ये नहीं कहने जा रहे कि देखो सब कुछ मैं ही जानता हूँ। नो, एक पर एक लोग हैं इस देश में, शेर सवा शेर हैं, और आप में से भी कई शेर सवा शेर होते हैं, नो डाउट। तो बेटा 10th क्लास में वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। अब समझिए, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ वेस्ट मॉनसून को हम कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कैसे समझें। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, साउथ वेस्ट मॉनसून यह स्पेशल फीचर है साउथ ईस्ट एशिया का। पहला पॉइंट, साउथ वेस्ट मॉनसून एक ऋतु परक पवनें हैं, सीजनल विंड्स। ये दूसरा पॉइंट है, सीजनल विंड्स। इट इमर्ज्ड इन इंडियन ओशियन। इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। लोकेशन अगर इमर्जिंग का देखें तो ये इक्वेटर के साउथ यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल जोन में होता है। एंड दिस मॉनसून, दिस एयर पवन क्रॉस टू इक्वेटर एंड कम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विषुवत रेखा को पार करके ये आ जाता है उत्तरी, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। अब रही बात, इस मॉनसून का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना है। इस मॉनसून की खोज किसने की, ऐसा एक सवाल आता है। कब की, सवाल आता है। दिस मॉनसून डिस्कवर्ड बाय इजिप्टियन नेविगेटर हिप्पोलस इन 52 AD। मिस्र का एक नाविक जिसका नाम हिप्पोलस था, उसने इसे 52 AD में खोज की। वेयर, इन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। अब है, यह किस प्रकार की पवनें हैं, विच टाइप ऑफ
विंड, तो हम कहेंगे यह मॉइस्चर विंड है, सीजनल विंड है, ये चीज ऋतु परक है। इसकी टाइमिंग क्या होती है? इसकी टाइमिंग जनरली 4 मंथ का है, लेकिन एनसीईआरटी में यह भी लिखा होगा यह 2 महीने से लेकर 5 महीने तक रहता है। तो मिनिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 5 मंथ, एवरेज 4 मंथ कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में ये 4 महीने बना रहता है। एक तो ये। अब रही बात, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, यह मॉनसून वर्ड, ये वर्ड अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है। एक्चुअली ये अरबी भाषा में एक शब्द है मासीन। अरबी भाषा का शब्द है मासीन, मासीन से बना ड्राइव हुआ मॉनसून। इसका अर्थ है ऋतु, सीजन, ये याद रखिएगा। मौसम का अर्थ हुआ ऋतु, सीजन, और इंग्लिश में आ गया ये मॉनसून। तो अगला सवाल आता है, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। मौसम। अगला पॉइंट, तो मौसम की खोज किसने की, कहाँ की, कब की, कौन था वो शख्स, कहाँ का था, मॉनसून का सोर्स कहाँ से है, ये क्लियर हो गया। अब होता है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन याद रखिए, कोई भी विंड हो, पवने जिधर से बहना शुरू करती है, पवन का नाम उसी डायरेक्शन पर पड़ता है। अर्थात अगर इसका नाम साउथ वेस्ट मॉनसून है तो इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जाएगी किधर? नॉर्थ ईस्ट। ये याद, ये तो डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। बहुत क्लियर। फिर पूछेगा साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन क्या है? तो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन काउंट हुआ। अब होता है कि ये जो पवने हैं वो मॉइस्चर कहाँ से एक्सेप्ट करती है, एडॉप्ट करती है, लेती है? इट गेटिंग मॉइस्चर्स फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड इट्स 2 ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी, यहां से मॉइस्चर्स लेती है। पॉइंट क्लियर। अब आता है, ये साउथ ईस्ट एशिया का स्पेशल फीचर है। तो इन किन देशों में ये वर्षा करती है, किन किन देशों में? तो स्पेशलाइज्ड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून वर्षा करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। इसके अलावे भी है, अगर कंट्री का नाम पूछे तो कंट्री के नाम पर ध्यान दीजिए। नेशन पे आइए, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, भूटान, भूटान के बाद इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका,
साउदर्न म्यांमार, साउदर्न म्यांमार कोस्टल, वेस्टर्न इंडोनेशिया, ये है। तो साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस श्रीलंका तो उसी में आ जाता है समवेयर, प्लस इंडोनेशिया, वेस्टर्न एंड साउदर्न म्यांमार, याद रखिएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल प्रेसिपिटेशन कहां होता है? आपका आंसर आया, आंसर क्या आया? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउदर्न म्यांमार, श्रीलंका, वेस्टर्न इंडोनेशिया, यहां वर्षा, ये याद रखना है। बहुत जगह थोड़ा हाई लेवल पढ़ेगा तो आपको बताएगा एक जगह और, वेस्टर्न नॉर्दर्न कोस्टल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर आप उसे भूल के रहेंगे, ठीक है? यहां वर्षा। चल, अब आता है टाइम। टाइम पूछता है तो साउथ वेस्ट मॉनसून का जो टाइम है प्रेसिपिटेशन का, जून से लेकर सितंबर 4 मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हुआ। अब अगले पॉइंट पर आए, मेरा ख्याल है लिख लिए होंगे। अब साउथ वेस्ट मॉनसून की अगली कड़ी, व्हाट वाज द कॉज पुल फैक्टर टू साउथ वेस्ट मॉनसून कम टुवर्ड्स गो अहेड इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया इन सच कंट्री? तो रिमेंबर, जैसा कि हम और आप जानते हैं, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, और कोल्ड जोन। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल, कोल्ड, दोनों गोलार्ध में, इन बोथ ऑफ हेमिस्फेयर सेम, ये सिस्टम है। साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून डेवलप्ड हियर एंड गो थ्रू दिस वे। तो यहां डेवलप होता है क्रॉसिंग ऑफ इक्वेटर एंड देन गो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है? दूसरी एक बात और, मूवमेंट ऑफ द सन, सूरज की गति, मूवमेंट ऑफ द सन आपको भी मालूम है, यही है, यानी कैंसर
कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा पर मैं आपको समझाता हूं। ये आपने देखा कि कहां पर मॉनसून डेवलप हुआ इंडियन ओशन में और इक्वेटर को क्रॉस करके फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये जो कड़ी है ये दिखाता है द मूवमेंट ऑफ सन, सूरज की गति, आभासीय गति। अब समझिए पहले मॉनसून भारत क्यों आता है, साउथ ईस्ट एशिया क्यों आता है, उसके पीछे कॉज क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो अब समझ गए। यहां पर सुनिए, बात अब जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं तो उसमें लैटिट्यूड आप पढ़ते हैं इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। अगर इन तीन को ध्यान में रखें तो बात बनती है। द मूवमेंट ऑफ सन, दैट इज द वर्चुअल मूवमेंट ऑफ सन, वर्चुअल, आभासी, ऑलवेज फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू इक्वेटर, इक्वेटर टू कैंसर, देन बैकिंग कैंसर टू इक्वेटर, इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न। एंड यू नो वेलली, ये पूरे वर्ष सूरज की गति है और 22 दिसंबर से ऑनवर्ड्स सन गो नॉर्थवर्ड्स। कैप्रिकॉर्न से, यानी आप भी जानते हैं मकर रेखा से सूरज की गति उत्तर की दिशा की ओर होती है, नॉर्थवर्ड्स, और उसी क्रम में वो पहुंचता है कहाँ, मार्च में इक्वेटर पर, और मार्च से फिर 21 जून आने पर कहाँ पहुंचता है आपको ही मालूम है, कैंसर पर 21 जून। और 21 जून से फिर बैक गेयर लगेगा, साउदर्न मूवमेंट ऑफ सन होगा, साउथ की ओर। अब साउथ की ओर जाना होगा, नॉर्दर्न मूवमेंट, साउदर्न मूवमेंट। तो साउदर्न मूवमेंट यहां से शुरू होगा और ये शुरू हो जाएगा आपका 21 जून से, और फिर ये पहुंचेगी आपको ही मालूम है कब, 22 सितंबर। और 22 सितंबर को कहाँ आ जाएगी मालूम ही है, इक्वेटर पर, और फिर इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न, जहाँ से शुरुआत हुआ था सूरज की गति का, पहुँच जाएगी 22 दिसंबर। इसको कहते हैं वर्चुअल मूवमेंट ऑफ द सन। दैट डायरेक्शन इज फिक्स्ड, एरिया इज फिक्स्ड फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू कैंसर, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न। अब ध्यान दीजिए, जब सूरज का उत्तरायण, अयन मतलब मार्ग, उत्तर की ओर सफर शुरू होता है, वर्चुअल है ये, तो मार्च में आपको ही मालूम है कब, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है ये चीज़ें। तो इस तरह से मार्च को वो कहाँ पहुँच जाती है, इक्वेटर पे। अब इक्वेटर से जब आगे बढ़ेगी तो देखिए भारत की स्थिति क्या होती है, इंडिया कहाँ है, तो इंडिया का सिचुएशन यहाँ है। ये इंडिया है, इंडिया, ये इंडिया का सिचुएशन। तो इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस ग्लोब, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ध्यान में रखना है, सूरज जैसे जैसे भारत के करीब नज़दीक आता है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखें, सन जितना नज़दीक होगा जिस जगह से, वहाँ टेम्परेचर उतना हाई होगा। और फिजिक्स का लॉ कहता है, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द एयर प्रेशर विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ता है
टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर घटता है। हाई टेम्परेचर, लो एयर प्रेशर। हिंदी में उच्च तापमान तो निम्न वायु दाब होगा। तो मार्च के महीने में जैसे जैसे सूरज भारत के करीब आता है, मार्च के महीने में लगभग 38 डिग्री टेम्परेचर कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, डेक्कन प्लेटो पर होता है। दक्कनी पठारी क्षेत्र पर यह टेम्परेचर होता है। फिर सूरज आगे बढ़ा तो अप्रैल में मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है। 42 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब एयर प्रेशर डाउन हो रहा है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है। अब सन और आगे बढ़ता है, भारत के मध्य में आने की स्थिति यानी 21 जून पर कैंसर पर होगा। तो अब देखिए हम मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई के महीने में अब देखते हैं जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, जो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से होता है। पूरे उत्तर भारत में टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री के बीच हो जाता है। इवन नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में देखें तो टेम्परेचर जो है 48, 49, 50 के आसपास बना रहता है। तो याद रखिएगा एक्सट्रीम बन जाता है ये स्थिति मई के महीने में। यानी पूरे उत्तर भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर पूरब में भागलपुर, बिहार, छोटा नागपुर पठार तक का क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो का क्षेत्र क्या हो जाता है, लो एयर प्रेशर एरिया में कन्वर्ट। एंड यू नो दैट लो प्रेशर एरिया का मतलब हुआ कि वहां की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है। तो वो एरिया हो गया वैकेंट, वैक्यूम, निर्वात, खाली। तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो गया। ठीक है, याद रखिए, एक ट्रेंच ऑफ लो एयर प्रेशर एरिया। और रूल कहता है फिजिक्स का भी और ज्योग्राफी का भी कि जहां लो प्रेशर एरिया होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र की कंपेयरली हाई प्रेशर एयर जो होती है वो चलने लगती है उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। और आप भी फिजिक्स का लॉ जानते हैं, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जब तक दोनों एरिया में इक्वल टेम्परेचर, इक्वल एयर प्रेशर नहीं होगा तब तक विंड ब्लो होता रहेगा। तो यह ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, पूरे उत्तर भारत में मई आते आते क्या होता है, एक निर्वात का क्षेत्र, लो एयर प्रेशर एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास का क्षेत्र है जहां पे कंपेयरली उच्च वायु दाब की पवन है उसको भरने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां सिर्फ भरने की कोशिश कौन करता है, हिंद महासागर से आने वाले मॉइस्चर एयर, साउथ वेस्ट मॉनसून एयर यानी विंड। क्यों, यही क्यों, रीजन बहुत क्लियर है। अब भारत का जरा लैंड एस्केप देखिए। आप भी जानते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में पाकिस्तान, और पाकिस्तान का वेस्टर्न बाउंड्री सिंध में गिरथार माउंटेन, उससे आगे क्या कहते हैं सुलेमान माउंटेन, और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हिंदकुश माउंटेन, और फिर नॉर्थ साइड में ग्रेट हिमालय फ्रॉम जम्मू कश्मीर पीओके एरिया वाला सब लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक वो हो गया। ईस्टर्न पार्ट में अराकान योमा माउंटेन जो डिवाइड करता है इंडिया और म्यांमार को, अराकान योमा। तो आपने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये सराउंडिंग है, और पूरा साउथ जो है इंडियन ओशियन है, उसके दो ब्रांचेस आगे बढ़ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब आइए,
जो हिमालय है उसकी जनरल हाइट फ्रॉम सी लेवल 6 किलोमीटर है, 6000 मीटर है। और हिमालय जो है एक बहुत अच्छा हर्डल, अवरोध है। हिमालय के उस पार, भारत में है ना हम लोग, तो ऐसे सोचिए भारत हिमालय के उस पार ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत है, चाइना है, मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहां पर पोलर विंड, ध्रुवीय पवनें जो बहुत कोल्ड होती है, ध्रुवीय पवनें बहती है और इन मध्य एशिया के तक आती है और हिमालय से टकराकर फिर उधर ही रह जाती है। चूंकि ठंडी पवनें हैं तो उसकी हाइट नहीं होगी, बहुत हाइट ले लेगी तो 2 से 3 किलोमीटर, जबकि हिमालय की एवरेज हाइट 6 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली ये पवन भारत नहीं आती। पोलर कोल्ड विंड नेवर क्रॉस हिमालय टू कम इंडिया, नेवर। तो ये एक हर्डल है। इसीलिए भारत जो है 2 जलवायु प्रदेश में है, ट्रॉपिकल रीजन साउथ इंडिया, सब ट्रॉपिकल रीजन नॉर्थ इंडिया। इसके बावजूद भी ड्यू टू हिमालय लगभग पूरे भारत में, मोस्ट प्रोबेबली ऑल ओवर, लगभग पूरे भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट बना रहता है। अगर हम मिजोरम को और लद्दाख रीजन को, कश्मीर रीजन को, मनाली रीजन को छोड़ दे तो, बिकॉज ऑफ हिमालय। तो उधर से तो भारी पवनें, ठीक है ना, आएगी नहीं, उच्च दाब की पवनें आएगी नहीं। वेस्टर्न पार्ट तो ऑलरेडी ड्राउट एरिया है, तो वो ऑलरेडी क्या है, लो प्रेशर एरिया। उधर अराकान योमा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, इसीलिए साउथ का जो पार्ट है इंडियन ओशन, वहां से ये मॉनसूनी एयर, ठंडी पवनें बहती है और बारिश करती है, ये रीजन है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, एक रीजन तो आपने बताया कि मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है, दूसरा, तो दूसरा भी समझिए, जेट स्ट्रीम और विंड 2 अलग चीजें हैं। जेट वायु राशि या वायु धाराएं और विंड यानी पवनें 2 अलग चीजें। ध्यान देंगे, पवन धरती के सतह के साथ साथ बहती है, 2 से 3 से 5 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है। जेट स्ट्रीम जनरली वो 9 से लेके 20-22 किलोमीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल में बहती है, ठीक है, यानी 12 से लेके 18-20 किलोमीटर के हाइट पर बहती है फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ऐसे समझिए। तो 1970s के दरमियान हमारे जेट वायुयान के एक पायलट ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस क्षेत्र में, उसका विमान जो फंस गया था तो परेशान हुआ, लेकिन एक अनुभव हुआ और फिर धीरे धीरे ये पता चल गया कि अच्छा इस जगह पे बहुत ही तीव्र गति से वायु बहती है, ये मतलब। तो आखिर वो क्या, तो समझिए थोड़ा बेटा, यहाँ मैप टांगने की स्थिति नहीं है लॉकडाउन की वजह से उतना, तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है, मैं मानता हूँ, बिकॉज ऑफ मैप नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व आउट करने का लेक्चर से। लॉकडाउन के बाद पूरी तस्वीरें भी होंगी, ठीक है, और वैसे भी अभी डेमो क्लास है, इससे फार बेटर होगा आपका रेगुलर कोर्स, ये ध्यान में रखिएगा। अभी तो हम सब बच्चों को ज़्यादा भी अगर हम बहुत डिटेल पढ़ा दें तो डर हो जाता है बच्चों का, इतना क्यों पढ़ें। नहीं बेटा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि यही क्वालिटी आपको आपके क्लाइमेक्स पे, कैरियर के क्लाइमेक्स पे ले जाएगी। रिमेंबर होता क्या है, 1970 के आसपास ये खोज हुई, वो ये कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, विंटर सीजन में पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान के आसपास यानी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से एक वायु धारा, जेट स्ट्रीम बहती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम बहती है। और जैसे जैसे सूरज
सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और गो अप टू कैंसर यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ये जेट वायु राशियां धीरे धीरे अपलिफ्ट करके नॉर्थवार्ड्स होती जाती है और जून जाते जाते ये जेट वायु राशियां जो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, जाते जाते कहाँ चली जाती है? सेंट्रल एशिया में, तिब्बत और चाइना में। तो याद रखिएगा, तिब्बत और चाइना में चली जाती है। वहां पर तियानमान यानी तियानसान माउंटेन रेंज है तिब्बत और चाइना में, कुनलून के साथ। तो वहां पहुंच जाती है और वहां पर क्या करती है? ये गर्म हवा लो प्रेशर एरिया बना देती है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून एक तो नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर एरिया की वजह से खींचा चला आता है और खींच के वो हिमालय तक चली जाती है साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ दिस। और क्या होता है समझिए, जैसे ही ये मई जून के आसपास वेस्टर्न जेट, ठीक है, एयर स्ट्रीम या विंड कहिए या जेट धाराएं जैसे जैसे वो तिब्बत की ओर घिसकती है, वहीं पर पूरब से उत्तर भारत के मैदान के लगे पूरब से एक जेट वायु राशि डेवलप हो जाती है जो कोल्ड होती है, जो ठंडी होती है, और वो डेवलप हो जाती है, वो स्थान ले लेती है। और जो साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाती है, उसके डायरेक्शन को चेंज करके वेस्टवार्ड्स कर देती है। और ये जो भी जेट वायु राशि है वो सब जनरली 14-15 किलोमीटर से 20-22 किलोमीटर की हाइट में होती है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, समताप मंडल में। यह क्वेश्चन आता है, समताप मंडल, ये ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए यहां तक तो आगे। तो इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया, ऊपर से सन का मूवमेंट है, वो शिफ्ट कर देता है, तो मैदान खाली है और उस गैप को भरने के लिए साउथ वेस्ट पवनें आ जाती है। ये रीज़न है, ये मैंने बताया रीज़न क्या है जो भारत आती है। और याद रखिएगा, जैसे ही सन का मूवमेंट 21 जून के बाद साउथवार्ड्स हो जाएगा, दक्षिण की ओर, यानी अब दक्षिण की ओर जाएगी, ऑटोमेटिकली सूरज के पीछे पीछे जैसे ही सूरज आगे आगे बढ़ेगा, वो लो प्रेशर एरिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्रिएट करता जाएगा और उस गैप को फिल करने के लिए फिर जो है ठंडी हवा वापस आ जाएगी। यही साउथ वेस्ट मानसून रिटर्न हो जाएगी, तो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहलाएगी। ये याद रखिए। तो थोड़ा सा बिना मैप के कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, पर चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। याद रखिएगा, मेरे पास हर विषय के बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में नोट्स बने हुए हैं। दिक्कत होगी तो हम पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को देंगे ताकि आप और स्मार्ट हो सकें, नो डाउट, तो चिंता नहीं करना है। चलिए मॉनसून को आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए कल मेरी क्लास इकोनॉमिक्स पे होगी और आप कोई विषय देना चाहें, टॉपिक तो दे दीजिए, एनी टॉपिक, ठीक है, नहीं तो हम एक अच्छा टॉपिक आपके लिए चूज़ कर लें जहाँ ज़्यादा आएगा। अब आइए, तो साउथ वेस्ट मानसून के आने का कारण देखा। अब है साउथ वेस्ट मानसून का हाइट क्या होता है। तो ये जो पवने हैं उसकी हाइट जनरली 2-3 किलोमीटर से लेकर के 5-7 किलोमीटर तक होती है। ये हाइट होती है वर्षा वाले मेघ की, यानी रेनी क्लाउड की, जो बारिश करती है। पॉइंट क्लियर? तो अब साउथ वेस्ट मानसून पे अब सीधा आइए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। सीधे आने का मतलब ये, ध्यान देंगे, साउथ वेस्ट मानसून जब इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एरिया में आती है तो उसका डायरेक्शन जो है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के साथ मिल जाता है और व्यापारिक पवनों का साथ मिल करके उसकी डायरेक्शन साउथ, ठीक है, वेस्ट का जो है
हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट की ओर चल पड़ती है। चलिए यहाँ तक आ गए। अब साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट मानिए, तभी नाम है इसका दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवने। अब आइए, बहुत बार तो सिंपल सवाल पूछा कि मानसूनी पवने कैसी है, ऋतु परक है, सीजनल है। इसकी खोज किसने की है? पॉलस ने की। इसका उद्गम इमर्जिंग कहाँ होती है? इंडियन ओशियन। इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। ये कहाँ का फीचर है? तो आपको मालूम है, दक्षिण पूर्व एशिया का, बहुत कॉमन है। अब आइए, साउथ वेस्ट मानसून भारत की ओर बढ़ने का क्या कारण है? तो क्या बोलेगा? मई जून के महीने में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्तर भारत में बनना। और चलिए, किन किन देशों में? ये थोड़ा लेवल हाई होने पर शुरू होगा। अब आते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पहली बौछार, फर्स्ट रेनफॉल, ठीक है, शॉवर कहाँ होता है? तो ध्यान देंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पहली बौछार जो होती है, पहली बौछार जो होती है वह है भारत के अंडमान निकोबार। भारत के अंडमान निकोबार में ये जनरली 20 से 25 मई के बीच होता है। सॉरी, 20 से 25 मई के बीच होता है अंडमान निकोबार में भारत में पहली बौछार साउथ वेस्ट मानसून से। दूसरा पॉइंट, अब वो मेनलैंड तो नहीं है। जब मेनलैंड पूछे या अंडमान निकोबार का ऑप्शन ना हो तो पहली बौछार मालाबार हिल्स, केरला, वेस्टर्न घाट, अरबियन कोस्ट, यानी मेनलैंड में साउथ वेस्ट मानसून से फर्स्ट शॉवरिंग कहाँ होती है? तो आपका जवाब होगा कि ये केरल में मालाबार हिल्स में होता है, जो वेस्टर्न घाट पे है। जनरली ये 1 जून को माना गया है, 1 जून को भारत में एंट्री लेना। मैं आपको कहना चाहता हूं, जनरल एग्जाम में अंडमान निकोबार का ऑप्शन ही नहीं होगा और आप केरला का टिक लगा दीजिएगा आंख मूंद करके। अगर कोई पहाड़ी दे तो मालाबार हिल्स पे टिक लगाइए, घाट दे दे तो वेस्टर्न घाट पे लगा लीजिएगा, कोस्टल एरिया दे दे तो अरबियन कोस्ट कर दीजिएगा। कुल मिला के केरल, ठीक है ना, केरल। और ध्यान दें, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बौछार कहाँ होती है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार, अगर ऑप्शन में हो तो। और आईएएस के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में ये होता ही है। तो याद रखिएगा, आप एक्स्ट्रा सिस्टम याद रखिएगा, अंडमान निकोबार 20 से 25 मई, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 1 जून, याद रखिएगा। पिछले 25-30 वर्षों से 1990 के आसपास से, मान लीजिए 1990 के आसपास से जनरली देखा गया है कि 10 साल का जो ट्रेंड बना उसमें मैक्सिमम कौन सा डेट रहा, तो इस आधार पर कह दिया 1 जून एंट्री टाइम मालाबार केरला, ठीक है। याद करिए, अगर 1 जून से पहले आ जाता है तो प्री मॉनसून अराइवल कह देते हैं, प्री मॉनसून अराइवल। और अगर बेटा 1 जून के बाद आता है, मॉनसून एंट्री लेता है, तो क्या कह देते हैं? लेटर मॉनसून अराइवल, बाद में आना, देर से आना। कई बार 27 मई को, तो कई बार 28 मई को, कई बार 29 मई को, तो कई बार 30 मई को, तो कभी 31 मई को भी आया है, तो वो प्री में आएगा। और कई बार 3 जून को, 4 जून को, तो कई बार 2 जून को, कई बार 5 जून, कई बार 7 जून को मॉनसून आया है, पर एवरेज जो आता है वो 1 जून, तो इसलिए कह दिया। पर एक खास बात है, 2019 में हमारे मेट्रियोलॉजिकल साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने
जो मानसून का ट्रेंड बदल रहा है उसके आधार पर तय किया है कि 2020 को देखते हुए अब मानसून के आने की तारीख, जो एवरेज तारीख है 1 जून, उसमें बदलाव किया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट 3 महीने पहले भारत के मौसम विभाग के डायरेक्टर ने किया है। क्योंकि अब लॉकडाउन में थोड़ा न्यूज़ का पता नहीं चलता, ये कर दिए या करेंगे, ये ध्यान में रखना है, पर ऐसा है। याद रखिएगा, मेनलैंड बोले तो आप समझ गए 1 जून, और अगर अंडमान निकोबार का ऑप्शन हो तो 20 से 25। चलिए, ये हो गया एंट्री। अब ध्यान दें डेवलपमेंट। साउथ वेस्ट मानसून 1 तारीख को मलाबार, केरला, 5 तारीख 5th ऑफ जून को कहाँ? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। 10th ऑफ जून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बांग्लादेश तो आएगा। तो ये 15 जून नॉर्थ इंडिया, एंट्री इन नॉर्थ इंडिया, वेयर? गुजरात, राजस्थान, ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट, दिल्ली जो है उससे हटके, मतलब ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये सब। तो लगभग उत्तर भारत, ये आ गया 15। 29 जून दिल्ली एंड एडजेसेंट, एनसीआर कह लीजिए, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में साउथ वेस्ट मानसून की पहली बौछार जनरली मौसम विभाग ने क्या रखा है? 29 जून। ठीक है, स्टैटिक्स डे होता है 29 जून, महालनोबिस का जन्मदिन होता है। अब हिमालय रेंज, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले रेंज में, हिमालय में कब पहुंचती है? नेपाल के रेंज में कब पहुंचती है? तो उसके लिए क्या बोलेंगे? 15 जुलाई, 15th ऑफ जुलाई। पॉइंट क्लियर? 15th ऑफ जुलाई। तो 15 जून में लगभग पूरे भारत में बारिश शुरू हो जाती है, मौसम छा जाता है, बारिश होने लगती है, याद रखिएगा। अब रही बात मानसून लौटता कब है, लौटने की भी पहले चर्चा कर लें। तो मानसून के लौटने का समय जो कहते हैं वो माना जाता है 15-20 सितंबर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मानसून लौटने की शुरुआत हो जाती है, और 15 से 20 अक्टूबर तक पूरे नॉर्थ इंडिया से मानसूनी पवनें निकलकर बंगाल की खाड़ी पर आ जाती है, यानी रिटर्निंग ऑफ मानसून, मानसून का लौटना। मैंने क्या कहा? 15-20 सितंबर के आसपास से नॉर्थ वेस्ट जोन से मानसून लौटने लगती है और ईस्टर्न वार्ड्स होते हुए बंगाल की खाड़ी को जाती है। 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पर। 2019 में साउथ वेस्ट मानसून के लौटने का जो क्रम था 1 महीना डिले हुआ है, यानी 10 अक्टूबर के आसपास लौटना शुरू हुआ है और पूरे अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक लौट करके बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा। तो ट्रेंड बदलता भी है, जनरल ट्रेंड की बात होती है। चलिए, ये भी आप समझ गए बेटा। लौटते हुए मानसून की चर्चा बाद में करेंगे ना, पहले इमर्जिंग ऑफ मानसून देखते हैं, ठीक है ना, रीचिंग ऑफ मानसून। तो ये हुआ तारीख के हिसाब से 1 जून मालूम, 5 जून मालूम, 10 जून क्लियर है, 15 जून ओके, 29 जून ओके, 15 जुलाई कहाँ? रिटर्निंग ऑफ मानसून 15-20 सितंबर से 15-20 अक्टूबर, ये ध्यान रखिए। अब इस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और डायरेक्शन क्या है, और कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ सबसे कम? तो याद रखिए, भारत के नक्शे को दिमाग में रखिए, और भारत के नक्शे में साउथ हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ नॉर्थ ईस्ट का मेरा कहने का मतलब ये है, बोर्ड पर देख लें, ये साउथ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट, तो इधर और इधर, ठीक है, डायरेक्शन ये, ठीक है, साउथ
और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और धीरे 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 नॉर्थ वेस्ट में कम हो जाता है। याद रखिए, भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज़्यादा वर्षा साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है और साउथ ईस्ट से बढ़ते बढ़ते हम मतलब कम होते होते चले जाते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड कैसे? तो 400 सेंटीमीटर मैक्सिमम का ट्रेंड एक रखिए और घटते घटते ये 50 सेंटीमीटर के आसपास तक पहुंच जाती है। तो ये याद रखना है। अब आ जाइए, फिर भी अब एरिया माना जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिएगा, जो भारत का वेस्टर्न घाट है, जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है, जो केरल, कर्नाटका, गोवा और हाफ ऑफ महाराष्ट्र को अच्छे खासे कवर करता है, उस एरिया को वेस्टर्न घाट, जो 1600 किलोमीटर का लंबाई है सह्याद्री माउंटेन रेंज का। तो याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट का जनरल जो ट्रेंड है वर्षा का 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में कैसे नापते हैं वो भी बताएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, जिसमें आप मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम को ले लीजिए, ये 400 सेंटीमीटर का एवरेज है। 400 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब ध्यान रखें, साउथ से नॉर्थ की ओर कम होगा, ईस्ट से वेस्ट की ओर कम होता चला जाएगा। तो बंगाल आते हैं, बिहार आते हैं, तो वर्षा 400 से कम होती जाती है, 350, 300। और ऐसे ही जब यूपी की ओर आएंगे तो 150, 100 पर आ जाती है। और दिल्ली आते आते आप आ जाते हैं 56 से 70 सेंटीमीटर के बीच। और जो पश्चिम जाएंगे तो जोधपुर, राजस्थान का जो जैसलमेर जोधपुर है, वहाँ वर्षा का जो औसत है वो पहुँच जाता है 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, जस्ट स्कांटी रेनफॉल। कहाँ 400, कहाँ 20, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन। आपके एनसीईआरटी किताब में समझाता है क्या कि बंगाल में 206, ठीक है ना, यानी बंगाल, बिहार, पटना में 206 सेंटीमीटर। तो देखते बंगाल 206 दिखाता है, फिर आपको 220 दिखा दिया, 206 दिखा देगा, 202 दिखा देगा पटना के आसपास, फिर दिखा देगा इलाहाबाद 102, और फिर दिल्ली दिखा देगा, ठीक है ना। तो वो उसको कम करके दिखाएगा, तो 56 के आसपास दिखाएगा। वो कोई ट्रेंड नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अब आइए, जो लेह है, लद्दाख का हेडक्वार्टर वाला क्षेत्र लेह, वहाँ पर तो सबसे कम वर्षा होती है, वो मात्र 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है एनुअल रेनफॉल, 5 सेंटीमीटर के आसपास। ये अभी कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आज ही अगले वीडियो में मॉनसून खत्म करके करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो इट्स टाइम टू बी गोइंग टू एंड, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टुडे, नेक्स्ट वीडियो। 2 बजे आप उनको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना।